जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम यहां पर पीजीटी हिंदी मेल का पेपर है जो कि 23 जुलाई को 2018 में हुआ था। सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। 23 जुलाई 2018 का ही पेपर फर्स्ट शिफ्ट का हमने कल की क्लास में किया है। आप लोगों ने अगर क्लास नहीं लिया है, मुझे लगता है काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने शायद कल क्लास मिस कर दिया अपना, तो वो जाकर अपनी चैनल पर क्लास को देख सकता है। प्लेलिस्ट के अंतर्गत आपको क्लासेस मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट हमारी डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से बनी हुई है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे क्वेश्चंस होंगे इसमें टोटल मार्क्स 300 नंबर के आते हैं और टोटल जो हमारे टाइमिंग होती है क्वेश्चन पेपर को करने की वो 3 घंटे की टाइमिंग होती है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 101 से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 101 देखिएगा, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस की स्टार्टिंग हो जाती है। ठीक है, और शुरुआत करते हैं। ये हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन पेपर है यहाँ, और चलिएगा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा है। आदिकाल को वीरकाल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। सही आंसर हमारा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र होगा। राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या कहा है, सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला है, सिद्ध सामंत काल। और बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, तो इन्होंने क्या कहा, संधि एवं चारण काल। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात कर लेते हैं। तो आदिकाल इन्होंने बोला है, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा ने कहा सिद्ध संधि एवं चारण काल, और राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या बोला है, वीरगाथा काल कहा है। आदिकाल का भी हो गया आपका वीरगाथा काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी बचते हैं, तो इन्होंने कहा है बीजोपन काल। और सुमन राजे भी हैं एक, उन्होंने कहा है आधार काल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 2, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य आदिकाल का साहित्य नहीं है। प्रगतिवादी साहित्य जो है ये आदिकाल का साहित्य नहीं है। बाकी जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य ये आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे। देखिए मुझे लगता है कल वाले सेट के अंतर्गत क्वेश्चन 3 या 4 ही होगा, जो कि आपका यही क्वेश्चन था कि पृथ्वीराज रासो जो है वो किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो आप चलिए इसको देख लेते हैं। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे, यहाँ उसी से क्वेश्चन ले लिया गया है। तो ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, पृथ्वीराज चौहान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, अमीर खुसरो ने क्या नहीं लिखा है। उलटबासियाँ अमीर खुसरो ने नहीं लिखी हैं। बाकी जो बचता है पहेलिया, मुकरिया, दो सुखने, ये अमीर खुसरो जी की रचनाएं हैं। बाकी यहाँ पर उलटबासियाँ इन्होंने नहीं लिखी हैं। उलटबासियाँ अगर पूछ लिया जाए कि उलटबासियाँ किसने लिखी हैं, उलटबासियों की अगर बात करते हैं तो ये लिखी हैं कबीरदास जी ने। किसने लिखी हैं, कबीरदास जी ने लिखी हैं उलटबासियाँ। अमीर खुसरो का अगर पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो क्या है इनका पूरा नाम। इनका जो वास्तविक नाम है, वो वास्तविक नाम की बात करते हैं तो अबुल हसन के नाम से जाने जाते हैं, और ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। यहाँ तक की बात क्लियर होती है, तो आगे चले। क्वेश्चन नंबर 105, विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं की। विद्यापति ने अवहट में लिखा है, मैथिली में लिखा है और संस्कृत में भी इन्होंने लिखा है, लेकिन खड़ी बोली में इनमें लिखा है, लेकिन खड़ी बोली में इन्होंने नहीं लिखा। सही आंसर हमारा खड़ी बोली होगा। क्वेश्चन नंबर 106, भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास संबंधी अवधारणा किस आलोचक की है। आलोचक की बात करते हैं तो यहाँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आ जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भक्ति के उदय के संदर्भ में भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास और इससे संबंधित इन्होंने क्या किया है, अवधारणाएं की हैं, अवधारणात्मक आलोचनाएं व्यक्त की हैं। एक कथन है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास। अगर बात होती है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, अगर ये बात आ जाती है, इतनी सी बात आप ध्यान रखें, बस पूरा कथन छोड़ दीजिए। क्या है भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास, इसको याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ। और अगर आता है इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, सिर्फ ये 4 वर्ड याद रखिएगा, इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, तो यहाँ आएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ईसाइयत की देन की बात करते हैं तो जॉर्ज गियर्सन।
अगर कोई भी कथन आपसे इसी तरीके से पूछ लिया जाता है और उसमें ईसाइयत की देन दे दी जाती है तो वहाँ आता है जॉर्ज गियर्सन, क्योंकि जॉर्ज गियर्सन ने माना है भक्ति का उदय जो है वो ईसाइयत की देन है। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, ऐसा कहा था रामविलास शर्मा जी ने। रामविलास शर्मा क्या बोलते हैं कि भक्ति का जो आंदोलन है वो एक जातीय और जनजातीय आंदोलन है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय बताना है, तो भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से लेकर संवत 1375 से लेकर 1700 विक्रमी तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार भक्ति काल का समय। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है? दादू दयाल जी ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि नहीं है। बाकी जायसी, कुतुबन और मंझन, जायसी, कुतुबन और मंझन क्या है? प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या फिर परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। अगर बात करते हैं दादू दयाल की तो इनका एक संप्रदाय है, उसे परम ब्रह्म संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं हरडेवानी और अंगवधु। ये मैंने कल के क्लास में आपको बताया कि हरडेवानी का संकलन किसने किया और फिर पुनः अगर इसका संकलन होता है अंगवधु के नाम से तो वो किसने किया, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस किसने किया था। कल ही मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं पूरी डिटेल में। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट 109, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 2-3 क्वेश्चन अभी तक रिपीट हो चुके हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, सोहिला किसकी रचना है? सोहिला जो है वो गुरु नानक जी की रचना है। सोहिला की बात करते हैं तो गुरु नानक जी आएगा यहाँ पर। गुरु नानक जी की और भी रचनाएं हैं, जपू जी, आशा दीवार, रही रास, गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी संकलित हैं ये सारी रचनाएं। और जपू जी नामक जो है इनका एक ग्रंथ, उसी के नाम से इनका एक दर्शन सार का तत्व भी मिलता है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और याद रखिए यहाँ पर, जैसे सुंदरदास जी दिए हुए हैं तो सुंदरदास की एक रचना है काफ़ी फेमस है, ज्ञान समुंदर और सुंदर विलास। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो यहाँ तुलसीदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है, ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। मीराबाई, नंददास और सूरदास जी ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, केशवदास की रचना नहीं है। रामलला नछू ये केशवदास जी की रचना नहीं है। रामलला नछू जो है ये तुलसीदास जी की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है रामलला नछू। यहाँ दिया गया है कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका, ये केशवदास जी की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 113, मीराबाई के इष्ट देव हैं। मीराबाई के इष्ट देव कृष्ण जी हैं। श्री कृष्ण मीराबाई के जो हैं इष्ट देव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। नाभादास जी अष्टछाप के कवि नहीं हैं। कृष्णदास, चतुर्भुज दास और नंददास ये अष्टछाप के कवियों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, अखरावट किसकी रचना है? अखरावट जायसी जी की रचना है। अखरावट किसकी रचना है? जायसी की रचना है। और इनकी और भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जायसी जी की, जायसी की रचना है। और इनकी जो है अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, मैं बोल देती हूँ आपको कौन कौन सी हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, मसलनामा और कहनावत, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो शुक्ल जी हैं। बात करते हैं अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो शुक्ल जी 3 ग्रंथों का ही उल्लेख करते हैं। जायसी जी से जो संबंधित हैं, जायसी के जो इनके ग्रंथ मानते हैं उसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मानते हैं कि ये तीनों ग्रंथ ही इनके हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 116, रीति मुक्त कवि नहीं है। रीति मुक्त कवि नहीं है तो देव हमारा राइट आंसर होगा, ये रीति मुक्त कवि नहीं है। बाकी घनानंद, बोधा और ठाकुर ये रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद, बोधा और ठाकुर रीति मुक्त कवि है। देव यहाँ हमारा आंसर होगा, देव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 117, ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम की बात करते हैं तो ललित ललाम हमारी मतीराम जी की रचना है। मतीराम की रचना है ललित ललाम। और
ये एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है, इसको भी ध्यान में रखेंगे साथ में। ललित ललाम जो है एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है। देव की जो रचनाएं हैं वे भाव विलास आती है, अष्टयाम, भवानी विलास, देव चरित्र, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास आदि रचनाएं हैं देव की। और यहाँ जैसे बिहारी दिया है इन्होंने ऑप्शन में, जैसे बिहारी है हमारा, तो बिहारी की बात करते हैं, इन्होंने एक ही मात्र ग्रंथ लिखा है बिहारी सतसई, उसी से ये प्रसिद्ध हुए हैं एकमात्र रचना के कारण, बिहारी सतसई के कारण, और उसे इन्होंने दोहा छंद में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। क्लास अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है क्लास। मैं लिख नहीं रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है आप इनको नोट ना करें, पॉइंट्स को इनको कैच करके रखिए, लिख लीजिए आप। मैं लिखूँगी तो फिर ज़्यादा लंबा पेपर हो जाता है, क्लास बहुत बड़ी हो जाती है, समय लगता है लिखने में, लेकिन आप उनको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स अपने नोट करिए, एग्ज़ाम टाइम में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना पद्माकर की नहीं है? तो बात करते हैं पद्माकर की कौन सी नहीं है, कौन सी इन्होंने पूछा है। पद्माकर की रचना है गंगा लहरी, यहाँ हमारा सही आंसर होगा। पद्माकर जी की रचना गंगा लहरी है। गंगा लहरी, रस विलास, और यहाँ जो रस विलास दिया है, गंगा लहरी तो हमें पता चला कि पद्माकर की है, लेकिन रस विलास जो रचना है ये देव की रचना है। भाषा भूषण की बात करते हैं तो महाराज जसवंत सिंह की रचना है, और गंगा अवतरण जो है ये गंगा अवतरण ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। रसविलास पता चल गया आपको, देव की रचना हो गई। भाषा भूषण हमारी महाराज जसवंत सिंह की रचना है, और गंगा अवतरण जो है ये जगन्नाथ दास की रचना है। इनको नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखते हैं 119। भूषण की रचना नहीं है, भूषण की जहांगीर, जस चंद्रिका इनकी रचना नहीं है। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। देखिए सेम क्वेश्चन कल भी आया था आपका, रिपीटेड है, कल वाले एग्जाम में पीजीटी में ही किया है हमने, शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था। ठीक है, लेकिन यहाँ जहांगीर, जस चंद्रिका इनकी रचना नहीं है। शिवराज भूषण याद रखेंगे, शिवा बावनी याद रखेंगे, और छत्रसाल दशक याद रखेंगे। बात करते हैं अगर हम जहांगीर जस चंद्रिका की, तो ये केशवदास जी की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 120। सतसई के रचनाकार हैं, सतसई बिहारी जी, बिहारी ने लिखा है बिहारी सतसई को, बिहारी इसकी हमारा जो है यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। रानी केतकी की कहानी देखिए कितनी बार रिपीट हुआ, कितने एग्जाम में 18 में रिपीट हुआ है, ये इंशाअल्लाह खां की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र। भाई ये तो एक एग्जामिनर ने ना पकड़ लिया क्वेश्चन, बिल्कुल इसको छोड़ा ही नहीं है। उदंत मातरण शिफ्ट 1 में भी आया, और टीजीटी वाले कोई एग्जाम नहीं बचा जो ये क्वेश्चन नहीं आया है किसी भी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, भारतेंदु जी का सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन है टीजीटी का, और ये सन 1873 में इसकी घोषणा की थी भारतेंदु जी ने कि हिंदी नई चाल में ढली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124। नागरी नीरद पत्रिका कौन लिखते थे? नागरी नीरद पत्रिका की बात करते हैं कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हमारा यहाँ सही आंसर होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। बालमुकुंद गुप्त किस नाम से लिखते थे? बालमुकुंद गुप्त जी किस नाम से रचनाएं करते थे? तो शिव शंभू के नाम से लिखते थे बालमुकुंद गुप्त। और बालमुकुंद गुप्त ने सन 1904-1905 में भारत मित्र पत्रिका निकाली, ये इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत मित्र पत्रिका में शिव शंभू का चिट्ठा नाम से इन्होंने क्या करा था, तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उनको संबोधित करके एक निबंध लिखा था भारत मित्र पत्रिका में। शिव शंभू का चिट्ठा के नाम से लिखा था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसको संबोधित किया था? लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया था, तत्कालीन गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन। कवि और कविता निबंध के लेखक हैं, कवि और कविता निबंध के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारा होगा 127। श्रांत पथिक, यहाँ से भी ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, रिपीटेड है, टीजीटी हो, कल वाला एग्जाम पीजीटी हो, या फिर हमने पीजीटी का जो 25 जुलाई वाला एग्जाम किया है उसमें ये क्वेश्चन आया है। ठीक है,
आपका श्रांत पथिक नामक जो काव्य अनुवाद है वो किसने किया है? श्रीधर पाठक जी ने किया है। कभी इनका हरमिट पूछ लिया जाता है, एकांतवासी आपका श्रांत पथिक, कोई भी एक नाम दे देंगे आपको और उससे पूछ लेंगे कि किसने किया है या किस में किया है या इसका अनुवाद किस नाम से किया है। इस तरीके से यहाँ से चार से 5 रचनाएँ हैं इनकी, तो उनको याद रखेंगे। नेक्स्ट, वैदेही वनवास की रचयिता कौन है? वैदेही वनवास हरिओद जी की रचना है। इनका पूरा नाम, हरिओद जी का पूरा नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, कई बार बताया है, हर एक एग्जाम में रिपीट होता है यहाँ से क्वेश्चन। कभी प्रिय प्रवास को लेकर और कभी वैदेही वनवास को लेकर रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। चलिएगा, मुकुटधर पांडे कृत हिंदी में छायावाद निबंध जो है वो श्रृंखला किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा होगा 130, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, वैतिकता प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? तो नागार्जुन की जो रचना नहीं है वो बतानी है हमें। युगांत इनकी रचना नहीं है। तुमने कहा था सतरंगी पंखों वाली और युगधारा, तुमने कहा था सतरंगी पंखों वाली और युगधारा नागार्जुन जी की रचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पर युगांत जो है इनकी रचना नहीं है। युगांत किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। युगांत जो है वो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं मालूम है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, भाव प्रणव दृष्टि, ये प्रयोगवाद की प्रकृति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 133, तार सप्तक के कवि नहीं है। तार सप्तक से तो पूछा ही जाता है, एक आपको 3 दे देंगे, एक अलग से पूछ लेंगे कि कौन इसका कवि नहीं है। कितनी बार ये कितने क्वेश्चंस पेपर में रिपीट हो चुका क्वेश्चन है। तार सप्तक के कवि नहीं है धर्मवीर भारती जी, तार सप्तक में ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? देखिए शिफ्ट 1 में पूछा गया था दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, और एक क्वेश्चन सेम यहीं से था कि तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है, तो वहाँ मुक्ति बोध दिया था शायद, और कोई एक दिया था अलग से कवि। यहाँ फिर दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन पूछ लिया, सेम क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने डाल दिया, तीसरा तार सप्तक पूछ लिया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हमारा इसका मैंने टाइम आपको नहीं बताया, तो इसका होगा 1959, और जो चौथे वाला तार सप्तक होता है उसका 1979 होता है, दूसरे वाले का 1951, और आपका तार सप्तक का जो प्रकाशन होता है वो 1943। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? सरदार पूरण सिंह। देखिए यहाँ भी मैं बता चुकी हूँ आपको कितनी बार, ये 3 या 4 पेपर में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। सरदार पूरण सिंह जी जो हैं इन्होंने 6 निबंधों लिखे हैं, और इनके जो निबंध हैं वे हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि, वाल्ट हिटमैन। ये इनके 6 निबंध है जो कि काफ़ी फेमस है। आपको अभी आचरण की सभ्यता पूछ लिया, इससे पहले एग्जाम में जब पूछा गया था तो मजदूरी और प्रेम पूछा गया था, तो कोई भी एक निबंध आपको दे देते हैं और इनके बारे में पूछ लेते हैं। तो आचरण सरदार पूरण सिंह जी से क्वेश्चन जरूर बनता है। क्वेश्चन पेपर करने से हमें समझ आती हैं चीज़ें कि क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं, ठीक है, तो हमारे लिए एक तैयारी करना आसान हो जाता है। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं श्रीनिवास दास जी। प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। प्रसिद्ध हिंदी कहानी उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? रक्षाबंधन जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नहीं है? रक्षाबंधन जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। किसका है ये नाटक, ये बताएंगे आप? ये मैं बता चुकी हूँ आपको, टीजीटी वाले एग्जाम में ये पेपर में आया था, और ये है हरिकृष्ण प्रेमी का। याद करिए, हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी ने जो नाटक लिखे हैं उसमें अजात शत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये आते हैं। ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, प्रायश्चित, ये जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं। और जो हरिकृष्ण प्रेमी हैं इनके नाटक हैं स्वर्ण विहान है, एक शिवा साधना है, आहुति भी है, और विस्पान। ये हमारे किसके हैं? हरिकृष्ण प्रेमी के हैं, जिन्होंने रक्षाबंधन नाटक को लिखा है।
ध्यान करिए, जब लिखने वाली बारी आएगी हमारी तो हम लिखकर भी आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, लेकिन यहाँ क्लास में 200 क्वेश्चन हमको करने होते हैं और काफ़ी लंबा क्लास हो जाता है, 1 आवर का हो ही जाता है। कितनी भी कोशिश करो करने की कम, लेकिन 1 घंटा इसमें लग ही जाता है पूरा। क्वेश्चन देखिएगा अगला, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचनाकार कौन है? आषाढ़ के एक दिन की बात करते हैं तो मोहन राकेश हमारा सही आंसर होगा। इनके अन्य नाटक हो रहे हैं जैसे कि आपका लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, इनके ये भी फेमस नाटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारवां एकांकी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर हमारा यहाँ सही आंसर होगा। कारवां एकांकी के लेखक कौन है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 141, महादेवी वर्मा का संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। ये कल भी आया था, आपको याद हो कि न याद हो, याद हो कि न याद हो, इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है। बाकी मेरा परिवार, पद के साथ ही स्मृति की रेखाएं हैं। संस्मरणात्मक अगर रेखा चित्र की बात करते हैं महादेवी वर्मा जी के तो ये होंगे, और इसमें जो ये दिया हुआ है कि काशीनाथ सिंह का है, याद हो कि ना याद हो, ये किसका है? काशीनाथ सिंह का संस्मरण है, महादेवी वर्मा जी का नहीं है। मेरा परिवार, पद के साथ ही स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, यहाँ एक और होगा अतीत के चलचित्र, ये महादेवी वर्मा जी का है। तो महादेवी वर्मा के भी हम संस्मरण तो जरूर याद कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, निराला से भी क्वेश्चंस बनते हैं तो निराला को भी याद रखेंगे। कृष्णा सोबती भी फेमस है इन एग्जामिनर की, यहाँ से भी क्वेश्चन लेते ही लेते हैं। कृष्णा सोबती कृत हम हसमत किस विधा की रचना है? हम हसमत तो इनका संस्मरण है कृष्णा सोबती जी का। राहुल सांकृत्यायन कृत किन्नर देश में, देखिए रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट हुआ है, और मेरे ख्याल से वहाँ पर भी शायद इसमें विधा ही पूछी गई थी। टीजीटी का क्वेश्चन है ये, रिपीटेड 18 में ही आया है। राहुल सांकृत्यायन कृत किन्नर देश में एक यात्रा वृत्तांत है। देखिए, अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा लेट होता है, कुछ एग्ज़ाम हो चुके हैं आपके एग्ज़ाम से पहले, तो आपको आए हुए एग्ज़ाम्स को ज़रूर देखना होगा। राहुल सांकृत्यायन कृत किन्नर देश में क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन आता है 144, निम्नलिखित में से कौन सा हरिवंश राय बच्चन कृत आत्मकथा नहीं है? अपनी धरती अपने लोग, अपनी धरती अपने लोग जो है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी है। नीड़ का निर्माण भी इनकी है, और बसेरे से दूर भी इनकी है, हरिवंश राय बच्चन जी की। लेकिन अपनी धरती अपने लोग इनकी नहीं है। ये किसकी हो सकती है? अपनी धरती अपने लोग, ये रामविलास शर्मा जी की है। और अब इसमें जो है रामविलास शर्मा ने 3 भाग में इस आत्मकथा को प्रकाशित किया है। शीर्षक अपनी धरती अपने लोग ही है इसका। और आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बारे में और क्या ही बताऊं। 1969 में इसका प्रकाशन कराया गया था, बस इतना याद रख लीजिए, अपनी धरती अपने लोग का। क्वेश्चन नंबर 145, मल्यज की डायरी का संपादन किसने किया था? मल्यज की जो डायरी है इसका संपादन किया था नामवर सिंह ने। मल्यज की डायरी का संपादन नामवर सिंह ने किया था। तूफानों के बीच शीर्षक से रिपोर्टाज प्रकाशित है। देखिए, रिपोर्टाज से तो जितने क्वेश्चन आते हैं, जो क्लास मैंने आपको दी है 5 से 6 मिनट की क्लास होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, वहाँ से सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी उसमें है कि तूफानों के बीच शीर्षक से जो रिपोर्टाज लिखा गया है वो किसने लिखा है? रांगे राघव ने लिखा है। अगर आप उसको देख लेंगे तो रिपोर्टाज से आया हुआ कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जो है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट 147, ये हो गया हमारा नंद दुलारे वाजपेयी जी। क्वेश्चन 148, जेहाल ए मिस्की मुकन, जेहाल ए मिस्की मुगन तुगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? नैना बनाई पंक्तियाँ जो पंक्ति हैं ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। जेहाल ए मिस्की मुकन तगाफुल दुहाए नैन बनाए बतिया, ये जो पंक्तियां हैं ये किसके द्वारा रचित है? अमीर खुसरो जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 148 हमारा हो जाता है राइट आंसर 148 का अमीर खुसरो। और क्वेश्चन 149 आता है, निर्गुण कौन देश को बासी
निर्गुण कौन देश को बासी पंक्ति किसके द्वारा रचित है? सूरदास जी की पंक्तियां हैं ये, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 150। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यहाँ से क्वेश्चन आया है आपको, कभी वाणी के डिक्टेटर थे, इनकी भाषा को क्या कहा जाता है, या किसने इनकी भाषा को सदुखड़ी कहा है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, कबीर की भाषा के संदर्भ में यह कथन किसका है? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, इसको ध्यान में रखेंगे। कबीर की भाषा से संबंधित जो ये क्वेश्चंस बनते हैं जरूर याद रखेंगे इनको। मीराबाई की काव्य रचना कौन सी भाषा में थी? मीराबाई ने जो काव्य रचना की थी वो राजस्थानी भाषा में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 152। बिहारी की काव्य भाषा क्या थी? बिहारी ने ब्रज भाषा में रचना की थी, बिहारी की जो काव्य भाषा थी वो ब्रज थी। क्वेश्चन बनता है 153। निम्नलिखित में से डैश, निम्नलिखित में से ध्यान रखेंगे डैश मैथिली शरण गुप्त का काव्य नहीं है। इनमें से मैथिली शरण गुप्त जी का जो काव्य नहीं है वो कुरुक्षेत्र नहीं है, भारत भारती, साकेत और यशोधरा। भारत भारती, साकेत और यशोधरा ये मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य हैं। लेकिन यशोधरा, कुरुक्षेत्र किसका है? कुरुक्षेत्र हमें बताना है तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का होगा। कुरुक्षेत्र किसका होगा? रामधारी सिंह दिनकर जी का काव्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा 154। कामायनी में कितने सर्ग हैं? रिपीटेड है आपका 15 सर्ग हैं। जो क्वेश्चन रिपीटेड है उसका आंसर खुद दिया करो आप, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। निम्नलिखित में से डैश निराला की कविता नहीं है। तो निराला की क्या कविता नहीं है? तोड़ती पत्थर, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा इनकी है, लेकिन बाग इनकी कविता नहीं है। बाग इनकी कविता नहीं है। बाग किसकी है बताएगा कोई? बाग किसकी है कमेंट बॉक्स में बताना चाहेंगे आप? बाग है केदारनाथ सिंह जी की, और ये इनकी लंबी कविता है। बाग जो है वो केदारनाथ सिंह जी की कविता है और लंबी कविता है, याद रखेंगे केदारनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 हो गया हमारा? नहीं, लंबी कविता अंधेरे में 156 है। लंबी कविता अंधेरे में, अंधेरे में देखिएगा ध्यान से, अंधेरे में जो है एक लंबी कविता है, और अंधेरे में किसके द्वारा रचित है ये हमें बताना है। मुक्तिबोध जी की ये कविता है अंधेरे में। आगे देखिए, भारतेंदु के द्वारा रचित मौलिक नाटक है। भारतेंदु के नाटक मौलिक और अनुदित दोनों को याद रखेंगे। एक बार आपसे क्वेश्चन में अनुदित पूछ लिया जाता है। कल वाले क्वेश्चन में जो हमने शिफ्ट 1 का पेपर किया था कल की क्लास में, वहाँ आपसे अनुदित नाटक पूछा गया था। 3 आपको मौलिक दे दिए गए थे, आज आपको 3 अनुदित दे दिए गए हैं, और एक आपसे पूछ लिया गया है मौलिक कौन सा है। तो अंधेरी नगरी यहाँ पर क्या होगा? भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है। ठीक है, अंधेरी नगरी को याद रखेंगे। सही आंसर हमारा अंधेरी नगरी होगा। दोनों तरह के नाटक इनके हमें याद करने हैं, मौलिक भी और अनुदित भी। अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, और नहीं होंगे किसी बच्चे के पास तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, आप उसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 158। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध निम्न में से किस नाम से प्रकाशित हुए थे? जो रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध है वो विचार विधि के नाम से प्रकाशित हुआ था। आरंभ में हुआ था, विचार विधि के नाम से प्रकाशित। और विचार विधि नाम से जब इसका प्रकाशन होता है तो 1930 में होता है। कब होता है? 1930 में। आगे देखिएगा, अशोक के फूल किसके निबंधों का संग्रह है? अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद जी के निबंधों का संग्रह है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताने से ऑप्शन के बारे में या फिर कुछ और डिटेल बताने से क्या होता है, हमारे कुछ क्वेश्चंस कम होते हैं। और देखिए आधा घंटा हो गया, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस हुए हैं अभी 60 क्वेश्चन पर ही हम आए हैं, तो मुझे लगता है कि आज का क्लास जो है वो काफ़ी लंबा होगा, या फिर मुझे ये 2 पार्ट्स में करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। हिंदी साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61। प्रेमचंद की कहानी नहीं है। आकाशदीप प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ये ईदगाह, पूस की रात और कफन प्रेमचंद जी की कहानी है। लेकिन हमें जानना तो ये भी होगा ना कि आकाशदीप किसकी कहानी है। आकाशदीप की अगर हम बात करते हैं तो आकाशदीप जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की हमारी कहानी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता किसका उपन्यास है? जैनेन्द्र का उपन्यास है सुनीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल उपन्यास के केंद्र में है पूर्णिया बिहार। मैला आंचल उपन्यास के केंद्र में क्या है, कौन सा जिला है? तो पूर्णिया जिला, ठीक है, बिहार का पूर्णिया जिला। इसका यहाँ पर जो है वो वर्णन किया गया है मैला आंचल उपन्यास में। और इसमें भी मैला आंचल में एक मेरीगंज, पूर्णिया जिले में मेरीगंज नामक गांव है, वहाँ उसको टारगेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीष्म साहनी का नहीं है, कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी का नहीं है? हमें बताना है कौन सा उपन्यास यहाँ पर भीष्म साहनी का नहीं है। आधा गांव भीष्म साहनी का नहीं है, तमस, कड़ियाँ और झरोखे ये भीष्म साहनी का है। लेकिन बात आती है आधे गांव की, आधा गांव इनका नहीं है। तो आधा गांव किसका है ये बताएगा कोई? राही मासूम रजा, इसका सही आंसर होगा आधे गांव का राही मासूम रजा। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 65, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं में आंसर देना है। धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, ये बिल्कुल ठीक है। कृष्णा सोबती जिंदगी नामा, ये भी ठीक है। ममता कालिया बेघर, ये भी ठीक है। बेघर किसका है? ममता कालिया का, इसको याद रखेंगे। और निर्मल वर्मा आपका बंटी, ये ठीक नहीं है। निर्मल वर्मा आपका बंटी ये गलत है। यहाँ पर निर्मल वर्मा का जो उपन्यास होगा वो आपका बंटी नहीं होगा, आपका बंटी है मन्नू भंडारी का। किसका है आपका बंटी? मन्नू भंडारी का। और निर्मल वर्मा ने जो उपन्यास लिखे हैं वे हैं वे दिन, लाल टीन की छत और एक चिथड़ा सुख, रात का रिपोर्टर, अंतिम अरण्य, ये निर्मल वर्मा जी के हैं। लेकिन आपका बंटी किसका है? मन्नू भंडारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है हमें। शेखर जोशी कोशिका गढ़वार, ये बिल्कुल ठीक है। धर्मवीर भारती बंद गली का आखिरी मकान, ये भी ठीक है। कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया, ये भी ठीक है। लेकिन ममता कालिया बादलों के घेरे में, ये गलत है। ममता कालिया का बादलों के घेरे में नहीं है। बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती जी की कहानी है। बादलों के घेरे में किसकी? कृष्णा सोबती की कहानी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन शिफ्ट 1 वाले कल वाली क्लास में हमने किया है। ये ऑप्शन भी शायद इसके सेम ही थे, ठीक है। और ममता कालिया की बात करते हैं तो इनका जैसे छुटकारा हुआ, एक अदद औरत हो गया, सीट नंबर 6 होता है और उसका यौवन, जांच अभी जारी है। इस तरह के जो उपन्यास लिखे हैं ये किसने लिखे हैं? या कहानी संग्रह, उपन्यास नहीं है, कहानी संग्रह है ये। तो ये किसने लिखे हैं? ममता कालिया जी ने लिखे हैं। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 167, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के 2 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार की अगर बात करते हैं शब्द के प्रकार होते हैं 2। एक होता है, कौन कौन से होंगे? 2, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होंगे रचना के आधार पर? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द को छांटना है, छांट दीजिए। दूध वाला हमारा यौगिक शब्द होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छांटिए। दूध वाला भाई अभी बताया हमने, राइट होगा आपका। नेक्स्ट है इसमें 170, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम बताना है तो वत्स होगा यहाँ पर हमारा तत्सम। आग, फूल और मोर नहीं होता, वत्स होता है। आग का होगा अग्नि, फूल का होगा पुष्प और मोर का होगा मयूर। मैं होता है अहम, अगर मैं की बात करते हैं तो अहम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखिएगा, तद्भव शब्द हमें बताना है यहाँ पर कि तद्भव क्या होगा। ऊंट यहाँ पर हमारा तद्भव होगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र का पर्यायवाची नहीं है? चंद्र का पर्यायवाची प्रभाकर नहीं है, बाकी सुधाकर, सुधाधर और निशाकर है। प्रभाकर चंद्र का पर्यायवाची नहीं है। प्रभाकर किसका होता है पर्यायवाची? सूर्य का होता है। किसका होता है प्रभाकर? सूर्य का। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द होता है। अनुराग विराग, तो इसका विपरीत यानी कि विलोम शब्द क्या होगा? विराग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एकार्थी है? एकार्थी आयु है। आयु कल के एग्जाम में भी था, आयु एकार्थी होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी शब्द की बात करते हैं तो अंक हमारा अनेकार्थी शब्द होगा। अंक क्या होगा? अनेकार्थी शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल और कूल
शब्द युग्म का सही अर्थ बताना है। कुल और कुल का, कुल जो है वो वंश को बोलते हैं और कुल जो है वो किनारे को। प्रत्यय का, प्रत्यय वह शब्दांश है जो, प्रत्यय ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए प्रत्यय और उपसर्ग के क्वेश्चन बन चुके हैं टीजीटी या फिर पीजीटी के एग्जाम में किसी एक में बने हैं। प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है तो उपसर्ग का स्वतंत्र रूप से उपयोग होता है, नहीं होता। इसके अर्थ में, इस शब्द के अर्थ में बदलाव आता है, बिल्कुल आता है। कभी कभी शब्द के अर्थ में प्रतिकूलता उत्पन्न होती है, बिल्कुल। कभी कभी शब्द के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं होता, ये भी होता है। तो यहाँ लास्ट वाला हमारा ऑप्शन सही होगा जो इन्होंने पूछा है। नहीं में आंसर, जिस समास में सभी पद प्रधान होते हैं वह क्या कहलाता है? जिसके सभी पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 180, समास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? समास के संदर्भ में हमारा तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान होता है, ये यहाँ पर गलत है। गलत की बात करते हैं। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, ये ठीक बात है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, बिल्कुल ठीक है। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है, ये भी सही है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 181। जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? तब वे पद कहलाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तब उनको बोलते हैं पद। जिस शब्द से किसी एक या फिर व्यक्ति, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं? हिंदी में कुल 11 स्वरनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वरनाम होते हैं। स्वरनाम जानते हो क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, इस तरह के जो शब्द होते हैं वे होते हैं स्वरनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संज्ञा या स्वरनाम की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। देखिए डेफिनेशंस हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं व्याकरण में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? प्रेरणार्थक समझना होता है। समझाना, प्रेरणार्थक जब हम कोई काम किसी और से करवाते हैं वहाँ प्रेरणार्थक होता है। समझाना, किसी को कोई भी बात समझाना या किसी से कोई काम करवाना, वहाँ क्या होगा आपका? प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर सही क्रिया होगी हमारी समझाना। वह बहुत धीरे चलता है, वाक्य में क्रिया विशेषण अंश को पहचानिए। बहुत धीरे, ये होगा भाई, बहुत धीरे हमारा क्रिया विशेषण होगा। पदबंध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है पदबंध के संबंध में। वाक्य और पदबंध में अंतर नहीं होता, अंतर होता है, बिल्कुल होता है भाई। हमारा जो आंसर बनेगा वो तो यही बनेगा। बाकी हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें एक से अधिक पद होते हैं, बिल्कुल। और पद इस तरह संबद्ध होते हैं कि कोई इकाई बन जाती है, ये भी ठीक है। और पद बंध और वाक्य में अंतर होता है, पदबंध में और वाक्य में अंतर होता है। नेक्स्ट, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद की अगर बात करते हैं तो 8 भेद होते हैं वाक्य के। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। आज्ञावाचक वाक्य, आपका निषेधवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य होगा और एक होगा आपका नंबर 8 में संदेहवाचक वाक्य। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का कौन सा उदाहरण है? इसमें से कौन सा आपका संयुक्त वाक्य है? सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सूर्य उदय हुआ और शब्द से जुड़े हुए हैं, इनको ध्यान में रखेंगे, संयुक्त वाक्य का उदाहरण होंगे। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। अहो मेरा सिर फट जा रहा है, किस प्रकार का वाक्य है? अहो मेरा सिर फटा जा रहा है, विस्मय बोधक है, ठीक है। ये अहो नहीं ओह होगा, यहाँ पर अहो नहीं होगा, ओ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य रचना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कर्ता की रचना विस्तार को कर्ता के बाद में आना चाहिए। कर्ता की रचना विस्तार को कर्ता के बाद में आना चाहिए, ये सही नहीं है। हाँ, आंसर जो बनेगा यहाँ पर नहीं में
यही बनेगा। क्रिया के विस्तार को विधेय से पहले रखना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात कही गई है। और संबोधन आरंभ में होता है, ये भी ठीक है। क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आता है, ये ठीक है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, तो चलने के पहले आया बहुत धीरे धीरे, ये होता है क्रिया विशेषण, बहुत धीरे धीरे होगा यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्य विशेषण में विधेय के अंतर्गत नहीं आता। वाक्य विशेषण में कर्ता जो है वो विधेय के अंतर्गत नहीं आता, कर्ता विधेय के अंतर्गत नहीं आता है। उद्देश्य और विधेय दो चीजें होती हैं वाक्य के अंतर्गत। उद्देश्य जो होगा हमारा वो कर्ता आएगा उसमें, और विधेय जो होता है उसमें हमारा बाकी पूरा सेंटेंस आ जाता है, जिसमें आपकी क्रिया होती है या फिर कोई विशेषण शब्द होता है या आपका क्रम होता है। आगे देखिएगा, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। किसमें अयादि संधि है? अयादि की बात करते हैं तो गायक में अयादि संधि है, ये पढ़ा चुकी हूँ तो नहीं जाऊंगी डिटेल में। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? निधन रोग होगा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट, तद 200 शब्द अर्थो सगुण वन अलंकृति पुनः कपि कवि काव्य भाषा किसकी है? ये काव्य की जो परिभाषा है वो किसकी है पूछा जा रहा है। तद 200 शब्द अर्थो सगुण वनालंकृति पुनः कवापि, काव्य परिभाषा किसकी है? तो ये जो काव्य की परिभाषा दी गई है ये है हमारी मम्मट की परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 197, रमणीयार्थ प्रतिपादको शब्द काव्यम, यह मत किसका है? रमणीयार्थ प्रतिपादको शब्द काव्यम जगन्नाथ दास जी का है। नेक्स्ट, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह विचार किसका है? मैथ्यू अर्नोल्ड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 199, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की, कविता जो है हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत का कथन है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। देखिए इस तरह के जो कथन आते हैं इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारे कथन एक जगह मिल जाएंगे पेपर के टाइम पर और आप फटाक से इनको रिवाइज कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? काव्य का जो अनिवार्य तत्व नहीं है वो छंद तत्व है। राइट आंसर इसका छंद तत्व होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 201, मम्मट के काव्य प्रयोजन में निम्नलिखित में से शामिल नहीं है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में छंद शास्त्र का ज्ञान शामिल नहीं है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में कौन सा शामिल नहीं है? छंद शास्त्र का ज्ञान, शास्त्र का जो ज्ञान है वो शामिल यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पद रचना जिसके छंद स्वतःपूर्ण और स्वतंत्र होते हैं क्या कहलाती है? मुक्तक कहलाती है। वह पद रचना मुक्तक कहलाती है। नेक्स्ट बनता है, महाकाव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इसमें कोई भी रस प्रधान रस नहीं हो सकता, ये हमारा गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कहानी का तत्व नहीं है, कहानी का अभिनय करना कहानी का तत्व नहीं है। कथावस्तु, चरित्र, चित्रण और देशकाल कहानी के तत्व होते हैं। रसो वै सह की अवधारणा किससे संबद्ध है? रसो वै सह की जो अवधारणा है वो किससे संबंधित है? तैत्तिरीय उपनिषद से संबंधित है। इसका जो सही आंसर होगा तैत्तिरीय उपनिषद होगा। एको रसः करुण एव नमित भेदात, एको रसः करुण एव नमित भेदात किसकी उक्ति है? ये बताना है हमें कि ये किसकी उक्ति है, बहुभूति की उक्ति है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, रस निष्पत्ति में अनुमतिवाद की अवधारणा का संबंध किससे है? रस निष्पत्ति में अनुमतिवाद की जो अवधारणा है उसका संबंध है संकुक से। रस निष्पत्ति में अनुमतिवाद की अवधारणा का संबंध संकुक से है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है स्थायी भाव से। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। अद्भुत रस का विस्मय हो गया। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? सात्विक अनुभाव की बात करते हैं तो परलय हमारा परलय होगा सात्विक अनुभाव। निम्नलिखित में से संचारी भाव कौन सा है? गर्व हमारा संचारी भाव है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। सही आंसर 33 होगा।
मुख्य अर्थ बाधित होने पर जिस शक्ति से मुख्य अर्थ से संबद्ध अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे क्या कहते हैं? उसे लक्षणा कहते हैं। ये शब्द शक्ति है, 3 प्रकार की होती है। व्यंजना के भेद हैं। व्यंजना के भेद शाब्दी और आर्थी होता है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। द्रग उजरत टूटत कुटुम जुरत जुरत चित प्रति में कौन प्रति है? ये क्या है? ये हमें शब्द शक्ति बताना है इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर रूढ़ी लक्षणा है। मम्मट के अनुसार गुणों की संख्या है। मम्मट के अनुसार गुण 3 माने गए हैं। मम्मट के अनुसार गुण 3 माने गए हैं। ओज गुणों में कौन सा कथन सही नहीं है? समास का अभाव होता है, ये सही नहीं है। ओज गुण में समास का अभाव होता है, ये सही नहीं है कथन। नेक्स्ट, माधुर्य गुण का संबंध किस रस से है? माधुर्य गुण का संबंध श्रृंगार रस से है। क्वेश्चन नंबर 219, जहां शब्द भेद से एक ही बात 2 बार में कही जाए वहां कौन सा दोष होता है? शब्द भेद से जहां एक ही बात 2 बार में कही जाती है, पुनरुक्त वहां पर भेद होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा छंद मात्रिक छंद है? चौपाई मात्रिक छंद है हमारा। चौपाई जो है वो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 221, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं है? अर्ध सम्मात्रिक छंद की बात करते हैं तो धूर्त विलंबित हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं होगा। बाकी बरवई, उल्लाला, सोरठा ये हमारे जो हैं अर्ध सम्मात्रिक छंद होते हैं। दोहा भी इसमें आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ये हो गया धूर्त विलंबित हमारा अर्ध सम्मात्रिक छंद नहीं होता। दोहा, सोरठा और हमारा उल्लाला ये होते हैं। बरवई भी होता है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार है। शब्दालंकार की बात करते हैं तो यमक जो है यहाँ पर शब्दालंकार होगा। जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है शब्दालंकार होता है। अर्थ के द्वारा जहाँ चमत्कार उत्पन्न होता है तो अर्थालंकार होता है, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा ये आ जाते हैं। कारण के अभाव में कार्य होने पर कौन सा अलंकार होता है? कारण के अभाव में अगर कार्य होता है तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। समुद्र का पर्यायवाची है निरिध। समुद्र का पर्यायवाची है निरिध। निर्धिद जो है यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है उद्यम। उद्यम जो है वो विलोम होगा। उद्यम जो है वो आलस का विलोम होगा। उद्यम किसका विलोम होगा? आलस का विलोम होगा उद्यम। नेक्स्ट को देखिए क्वेश्चन हमारा, यथासंभव में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। यथासंभव में अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सज्जन का संधि विच्छेद होगा। सतधन जन व्यंजन संधि का उदाहरण है। सतधन जन हमारा सही होगा। वागीस में संधि है वाकधन ईस, ये आपका 13 का नियम होगा, वागीस बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु या फिर व्यक्ति के द्वारा भाव जगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु या व्यक्ति के द्वारा भाव जगाए जाते हैं उसको बोलते हैं आलंबन। नेक्स्ट, उपेंद्र वर्जा छंद के एक चरण में कितने वर्ण होते हैं? उपेंद्र वर्जा छंद के एक चरण में 11 वर्ण होते हैं। सही आंसर हमारा 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। स्नेह निर्झर वह बह गया, रेत ज्यों तन रह गया, आम की यह डाल जो सूखी सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पीक और सीखी, नहीं आते पंक्ति में वह हूँ लिखी, जिसका नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया, नहीं जिसका अर्थ जीवन दह गया, दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रतिभा से चकित चल, पर अनस्वर था सकल पलवित पल, ठाठ जीवन का वही जो ढह गया, अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा, श्यामा तरण पर बैठने को निरूपमा, बह रही है हृदय पर केवल अम्मा, मैं अलक्षित हूँ
यही कवि कह गया। क्वेश्चन इससे बनता है कि काव्यांश में आए पिक का अर्थ क्या है। पिक बोलते हैं कोयल को। पिक किसको बोला जाता है? कोयल को बोला जाता है। सकल का अर्थ क्या है यहाँ पर? सकल का मतलब है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिन का अर्थ क्या है? पुलिन का अर्थ होगा यहाँ पर तट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, स्नेह निर्झर में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। स्नेह निर्झर में रूपक अलंकार है। काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? काव्यांश का जो केंद्रीय भाव होगा वो होगा आलंबन, आत्मचिंतन। यहाँ पर आत्मचिंतन जो है वो काव्यांश का केंद्रीय भाव होगा। आगे यही पैराग्राफ आपका रिपीट किया गया है और इसका थोड़ा नीचे चलते हैं थोड़ा। यहाँ से फिर एक और पैराग्राफ बनता है और इससे संबंधित फिर कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं। तो पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। प्रेम और श्रद्धा में अंतर यह है कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं। कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं उसके प्रति उत्पन्न होने के कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसा नहीं। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा ऐसी उसकी नहीं है, किंतु किसी की सुंदर आँख, किसी के सुंदर आँख या फिर नाक को देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होती, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। प्रेम के लिए इतना ही बस कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए आवश्यक नहीं है। मनुष्य किसी की बात में बढ़ा हुआ होने के कारण क्या होता है? हमारे सम्मान का पात्र होता है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है, और प्रेम का घनत्व अधिक है और श्रद्धा का विस्तार। श्रद्धा में क्या है? श्रद्धा में विस्तार होता है, प्रेम का घनत्व अधिक होता है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। किसी की सुंदर आंखें देखकर उसके प्रति प्रीति हो सकती है। किसी की अगर हमने सुंदर आंखें देख ली तो उसके प्रति हमारे मन में क्या? प्रीति का भाव उत्पन्न हो सकता है। किसी मनुष्य का अच्छा लगना किसके लिए पर्याप्त है? प्रेम के लिए पर्याप्त है। किसी मनुष्य का अच्छा लगना प्रेम के लिए पर्याप्त है। श्रद्धा के लिए जरूरी नहीं है मनुष्य हमारे सम्मान का पात्र हो। अगर उसके प्रति श्रद्धा मन में है तो है, वो जरूरी नहीं कि हमारे सम्मान का भाव पात्र हो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है तो श्रद्धा में विस्तार कम है, श्रद्धा में विस्तार अधिक है। लास्ट की लाइन है हमारी कि श्रद्धा में विस्तार अधिक है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का व्यापार स्थल एकांत होता है, और प्रेम में घनत्व अधिक होता है तथा श्रद्धा में विस्तार अधिक होता है। गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? श्रद्धा और प्रेम। उपयुक्त शीर्षक होगा श्रद्धा और प्रेम। तो थोड़ा नीचे जाकर देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से स्टार्टिंग होगी। अब स्वानों को मिलते दूध वस्त्र भूखे बच्चे उकलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़ों की रात बिताते हैं। युवती को लज्जावसन बेच जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मलिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा दर्व बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार देता मुझको तब आमंत्रण, झन 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 झना झन। ये समझ आई पंक्तियाँ आपको? तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं, इनको देख लिया हमने। अब इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। स्वान का क्या आशय है? स्वान का आशय होता है कुत्ता। बालकों के अकुलाने का कारण होता है, बालकों के अकुलाने का जो कारण होता है वो भूख होता है। बालकों के अकुलाने का कारण क्या होता है? भूख होता है। बसन का क्या अर्थ है? बसन का अर्थ है यहाँ पर वस्त्र। बसन का क्या अर्थ है? वस्त्र। और लज्जा बसन में कौन सा अलंकार है? लज्जा और बसन में यहाँ पर कौन सा अलंकार है पूछा जा रहा है, तो हमारा रूपक अलंकार होगा। लज्जा और बसन में रूपक अलंकार होगा। काव्यांश में किसके प्रति घृणा का भाव है? काव्यांश में किसके प्रति घृणा का भाव है? धनिकों के प्रति घृणा का भाव है। यहाँ ये फिर से वही पैराग्राफ आपका, कुछ क्वेश्चंस को नीचे ऊपर करते हुए जाएंगे और फिर यहाँ से आपके फिर से नए क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक और पैराग्राफ आ जाता है। टीजीटी में 2 पैराग्राफ आते हैं और पीजीटी में आपके मैंने देखा है अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें 4-4 पैराग्राफ आए हैं, तो आप इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जिसे हम आलंबन कहते हैं वह वास्तव में
कवि की अपनी अनुभूति व संवेदना का रूप है। उसके साधारणीकरण का अर्थ है कवि की अनुभूति का साधारणीकरण, जो भट्टनायक और अभिनव गुप्त का प्रतिपाद्य है। एवं निष्कर्ष यह निकला कि साधारणीकरण कवि की अपनी अनुभूति का होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति को इस प्रकार अभिव्यक्त करता है कि वह सभी के हृदयों में समान अनुभूति जगा सके, तो परिभाषिक शब्दावली में हम कहते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति वर्तमान में है और अनुभूति सभी में होती है। सभी व्यक्ति उससे यत्किंचित व्यक्त भी करते हैं, परंतु साधारणीकरण करने की शक्ति सब में नहीं होती। इसीलिए तो अनुभूति और अभिव्यक्ति के होते हुए भी सब कवि नहीं होते। कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके। दूसरे शब्दों में, जिसे लोक हृदय की पहचान हो, वही कवि हो सकता है, जिसे लोक हृदय की पहचान हो। क्वेश्चन बनते हैं कि जिसे हम आलंबन कहते हैं वह किसकी अनुभूति का संवेद्य रूप है? जिसे हम आलंबन कहते हैं वह कवि की अनुभूति का संवेद्य रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके साधारणीकरण का अर्थ है में प्रयुक्त उसके आशय का। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर बनेगा आलंबन होगा। आलंबन यहाँ हमारा आंसर है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश में प्रतिपाद्य के संदर्भ में किस आचार्य का उल्लेख किया गया है? आचार्य भट्टनायक का उल्लेख किया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके। कवि कौन होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके? वह कवि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? साधारणीकरण हमारा यहाँ उपयुक्त शीर्षक होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये तो हमारे हो ही गए हैं और इनसे नीचे जब हम जाएंगे तो थोड़ा नीचे जाने पर हमें यहाँ से फिर से नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 251 से, हरिगीतिका छंद में एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अगर बात हरिगीतिका छंद की करते हैं तो एक चरण में जो है 28 मात्राएं होती हैं उनकी। नेक्स्ट है, जिसे उपमा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसे उपमा दी जाती है उसे उपमान बोलते हैं। उपमा जिसको दी जाए वह उपमान होता है। खिला ही जो बिजली का फूल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? खिला हो जो बिजली का फूल पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। जो शब्द यहाँ आया है वाचक शब्द है और इसी से पहचान करेंगे हम उत्प्रेक्षा की। पत्रकारिता को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? पांचवा कौन सा स्तंभ माना जाता है? पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। चौथा स्तंभ होगी पत्रकारिता लोकतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंचार का कौन सा माध्यम श्रव्य माध्यम नहीं है? कौन सा माध्यम श्रव्य माध्यम नहीं है? पत्राचार, हमारा समाचार पत्र। कल यही क्वेश्चन आया था और हमारा जो इसमें आंसर था वो पत्रकारिता था। यहाँ समाचार पत्र दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रव्य संचार माध्यम और दृश्य श्रव्य संचार माध्यम को एकीकृत रूप में क्या कहते हैं? एकीकृत रूप में इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं। प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्रिंट मीडिया की बात करें तो समाचार पत्र पत्रिकाओं की मांग में घोर कमी आई है, ये कथन गलत है। ऐसा नहीं है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। इसे साक्षर लोग ही प्रत्यक्ष लाभान्वित हो पाते हैं। आज़ादी के पूर्व पत्रकारिता जनसेवा थी और आज़ादी के बाद पत्रकारिता का लक्ष्य बदल गया। ये तीनों आपके ठीक हैं। हमारा जो आंसर होगा गलत पूछा गया है तो ये 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट मीडिया के बारे में कौन सा कथन गलत है? ये हो गया हमारा क्वेश्चन, देख लीजिएगा, आप कर चुके हैं अभी। यहाँ देखिएगा, जनसंचार माध्यमों के बारे में कौन सा कथन गलत है? जनसंचार माध्यमों की बात करते हैं तो यहाँ पर रेडियो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। रेडियो जो है वो सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है, ये गलत है। मुद्रण माध्यम की उपयोगिता अभी भी कम नहीं हुई है। अभी भी कम नहीं हुई है। जो मुद्रण माध्यम की उपयोगिता है वो अभी भी कम नहीं हुई है और भारत के अधिकतम भागों में रेडियो की पहुंच है। रेडियो ग्रामांचल की क्रय शक्ति के अनुरूप है। ये हमारे ठीक होंगे और आंसर इसका बनेगा रेडियो सरकारी नियंत्रण से मुक्त है।
दूरदर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? दूरदर्शन के संदर्भ की बात करते हैं तो यह कम प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है, यह हमारा गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार संपादन का आयाम नहीं है। समाचार संपादन का आयाम नहीं है घटना की जांच कर दोषियों को दंड देना, ये समाचार संपादन का आयाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा यहाँ पर 61, न्यूज़ डेस्क का प्रभारी कौन है? न्यूज़ डेस्क के प्रभारी की बात करते हैं, समाचार संपादक हमारा न्यूज़ डेस्क का प्रभारी होता है। किसी पत्र या पत्रिका के पृष्ठों के कागज पर तैयार किए गए कच्चे प्रपत्र को क्या कहते हैं? कच्चा जो हमारा प्रारूप होता है किसी भी चीज़ का, पत्र पत्रिका का, उनके पृष्ठों पर जो प्रारूप तैयार किया जाता है उसको हम डमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमी। समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार को क्या कहते हैं? जो प्रथम पृष्ठ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लीड। क्या बोलते हैं? लीड। याद रखेंगे इसको। समाचार का प्रथम अनुच्छेद कहा जाता है, समाचार का जो प्रथम अनुच्छेद होता है आमुख कहा जाता है। समाचार निर्माण में प्रूफ रीडिंग के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो हमारा गलत है? गलत कथन हमें यहाँ पर बताना है। प्रूफ रीडिंग को संबंधित भाषा की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, प्रूफ संशोधन के संकेत चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए तथा प्रेस एक्ट का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान? प्रेस एक्ट का ज्ञान होना चाहिए। जो प्रूफ रीडिंग है उसको बहुत कम रोचक जो है वो बहुत कम होती है, प्रूफ रीडिंग बहुत कम रोचक होती है, ये हमारा गलत है। ऐसा नहीं है, वो काफ़ी रोचक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रूफ संशोधन में चिन्ह हैशटैग जो होता है हमारा का क्या आशय है? इसका आशय होता है स्पेस डाले, इसका आशय होता है हैशटैग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो आपको यहाँ देखना है कौन सा सही नहीं है। रेडियो समाचार की समयावधि असीमित होती है, ये हमारा सही नहीं है, असीमित नहीं होती, सीमित होती है। और रेडियो समाचार प्रस्तुतिकरण में मुद्रित माध्यम से अलग अलग होते हैं। रेडियो समाचार सूचनात्मक होते हैं। रेडियो समाचार को हर श्रोता वर्ग को समझने योग्य बनाना जटिल कार्य होता है, जिससे कि हर वर्ग का श्रोता उसको समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं होता? रेडियो की उद्घोषणा में कार्यक्रम का विस्तृत विवरण ये शामिल नहीं होता। कार्यक्रम का विस्तृत विवरण शामिल नहीं होता। बाकी कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केंद्र का नाम भी होता है और कार्यक्रम प्रसारित होने का समय भी होता है। प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के नामोल्लेख भी होते हैं। रेडियो उद्घोषणा में क्या शामिल नहीं होता है? तो हमने बताया आपको कार्यक्रम के विस्तृत विवरण ये शामिल नहीं होता। कार्यक्रम का जो भी विस्तृत विवरण होगा वो उसमें शामिल नहीं किया गया। रेडियो नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है तो यथासंभव अधिक पात्र रखना चाहिए, अधिक पात्र रखना चाहिए, ये गलत कथन है। नेक्स्ट, अधिक पात्र रखने से बचना चाहिए, ऐसा होता तो ये ठीक होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फीचर लेखन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? फीचर लेखन की बात करते हैं तो फीचर लेखन के विषय का दायरा सीमित होता है, ये गलत कथन है। इसमें लेखक की हार्दिकता और मनोरंजक दृष्टि होती है। इसमें मानवीय संवेदनाओं को झंझकृत करने की शक्ति पैदा की जाती है और यह ना तो समाचार लेखन है और ना ही विशुद्ध रचनात्मक लेखन है, ये ठीक है। बाकी हमारा जो आंसर होगा इसमें वो फीचर लेखन के विषय का दायरा जो है सीमित होता है, ये हमारा आंसर होगा। नहीं में हमें आंसर देना था। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कहानी के तत्व होते हैं और कहानी की कल्पनाशीलता नहीं होती, परंतु इसमें कहानी की कल्पनाशीलता नहीं होती, ये ठीक बात है। इसका आधार आंखों देखी घटनाओं या फिर दृश्य होता है, बिल्कुल ठीक है। और इसमें फोटोग्राफी के गुण होते हैं, अर्थात शब्दों के जरिए फोटोग्राफी की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। आपको शब्दों के जरिए ऐसा कर दिया जाएगा जब आप रिपोर्टाज को पढ़ोगे कि आपके सामने वो दृश्य है और आप उसको अनुभव कर रहे हैं, ठीक है। रिपोर्टाज जो है आपको
एक किसी घटना को दृश्यमान बनाना है। रिपोर्टाज का आकार सीमित होता है, ऐसा नहीं होता, रिपोर्टाज काफ़ी लंबे भी होते हैं। रिपोर्टाज के बारे में कौन सा कथन गलत है? हमने बताया कि रिपोर्टाज का आकार जो है यहाँ पर सीमित होता है, ये गलत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन समाचार की भाषिक विशिष्टता नहीं है। दूरदर्शन जो है वो समाचार की भाषिक विशिष्टता नहीं है, तो वाक्य लंबे और विक्लिष्ट होने चाहिए, ये ठीक है हमारा। ये हमारा मतलब कि आंसर के अंतर्गत आएगा। जैसे नहीं में आंसर पूछा गया तो आंसर ये बनेगा, वाक्य लंबे और क्लिष्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं है उसमें। समाचार यथासंभव संवाद शैली में लिखे जाएं, ये ठीक है। और लोकप्रिय मुहावरों का प्रयोग किया जाए, ये भी ठीक है। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन हो गया हमारा। दूरदर्शन के लिए लिखे जाने वाले स्क्रीन प्ले की हिंदी, स्क्रीन प्ले को हिंदी में कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं पटकथा लेखन। जो स्क्रीन प्ले करते हैं उसको पटकथा लेखन बोलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वृत्ति चित्र यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री है, डॉक्यूमेंट्री के लिए तैयार किए जाने वाले आलेख में किसकी प्रधानता होती है? आलेख में तथ्य की प्रधानता होती है। नेक्स्ट, वृत्ति चित्र यानी कि डॉक्यूमेंट्री में किसकी प्रधानता होती है? तथ्य की। हमारी किसकी होती है? तथ्य की प्रधानता होती है, वही है इसमें। क्वेश्चन सेम है, ये रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ति चित्र और नाटक के समन्वय रूप को क्या कहते हैं? वृत्ति चित्र और नाटक के समन्वय रूप को डाक्यू ड्रामा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाक्यू ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 276, विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं में आंसर देना है। अधिकतर क्वेश्चन हमसे नहीं में पूछे जाते हैं, तो यहाँ आंसर होगा साहित्यिक भाषा हो, साहित्यिक भाषा हो। विज्ञापन की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है कि उसकी भाषा साहित्यिक हो? ऐसा नहीं है। भाषा विश्वसनीय हो, ये ठीक है। भाषा आकर्षक हो, ये भी ठीक है। और हर विज्ञापन का एक पूर्ण बारीक बातचीत हो, पूर्ण बारीकी से उसमें बातचीत हो, ये भी बिल्कुल हमारा सही है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, साक्षात्कार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं में बताना है। तो यह पत्रकारिता की आधुनिक विधा है, ठीक है। इसे प्रेस इंटरव्यू कहा जाता है, ये भी ठीक है। इसे किसी समाचार को प्रामाणिकता मिलती है, इससे क्या होता है? किसी समाचार को प्रामाणिकता मिलती है, ये भी ठीक है। लेकिन साक्षात्कार जो है वो समाचार की जीवंतता में बाधक है, ये हमारा यहाँ पर गलत है। तो यही हमें बताना था क्या है हमारा गलत, ठीक है। ये होगा हमारा आंसर लास्ट वाला। देख लीजिए, साक्षात्कार जो है वो समाचार की जीवंतता में बाधक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे साक्षात्कार के लिए साक्षात्कारदाता में कौन सा गुण अनिवार्य नहीं है? कौन सा गुण उसमें अनिवार्य नहीं है? उसमें मुस्कुराहट अनिवार्य गुण नहीं है। बाकी प्रत्युत्पन्न मति और स्पष्टवादिता, तार्किकता, ये उसमें अनिवार्य है, लेकिन मुस्कुराहट ये अनिवार्य नहीं है। संपादकीय लेखन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संपादकीय में संपादक निजी विचारधारा को प्रस्तुत करता है, ये सही नहीं है। संपादकीय का उद्देश्य समाचार पत्र की विचारधारा को प्रस्तुत करना होता है, ये बात कही गई है, ठीक बिल्कुल इसमें। और हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट वाला। संपादकीय संपादक का निजी पृष्ठ होता है, बिल्कुल। संपादक व्यक्तित्व और विचारधारा दोनों की अभिव्यक्ति करता है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादकीय लेखन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? संपादकीय में संपादक निजी विचारधारा को प्रस्तुत करता है। संपादकीय में संपादक क्या करता है? निजी विचारधारा को प्रस्तुत करता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? कामकाजी हिंदी कहा जाता है। प्रयोजन मूलक हिंदी को कामकाजी हिंदी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 181, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनना है हमें। डैश के सिद्धांत अनुसार शिशु के शारीरिक विकास में पैरों की उंगलियों का विकास अंत में होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको हमें बताना है। जब पैरों की उंगलियों का विकास अंत में होता है शिशु के शारीरिक विकास में, तो उसको क्या बोलते हैं? शिरोवक्ष विकास बोलते हैं उसको। शिरोवक्ष विकास हमारा यहाँ सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में
निम्नलिखित वाक्य पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। तो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य देश में उच्च शिक्षा का विकास को समन्वित करना है। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा, सही आंसर हमें चुनना है, वो है विश्वविद्यालयों को निधि का संवितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिएगा। आशीष एक अग्र सक्रिय छात्र है और कक्षा में अनेक प्रासंगिक प्रश्न पूछता है। वह कौन सी सर्वोत्तम कार्य नीति है जो शिक्षक अपना सकता है? वो चर्चा संस्कृति अंतः निवृष्टि करना और उसे चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना, और उसे चर्चा में क्या करना? भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। चर्चा संस्कृति अंतः निवृष्टि करना है और उसे चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो हमारा आंसर यही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिहान में निम्न कार्य स्मरण क्षमता के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं और उसकी शैक्षिक उन्नति उसे सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वश्रेष्ठ होगी? वो होगी संस्मरण, भार सरल और कम करना। स्मरण का जो हमारा स्मरण भार है उसको सरल और करना और कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित वाक्यों को जब हम पूर्ण करेंगे तो और सही विकल्प क्या होगा हमारा, देखते हैं। श्रुति को संकेतों और उसी प्रकार के निरूपणों को समझने की समस्या होती है, इसे क्या कहा जाता है? इसे आंतरिक बाधा कहा जाता है। संकेतों को और जब उसी प्रकार के निरूपणों को वो समझती है तो उसे बाधा होती है, उसे कहा जाता है आंतरिक बाधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणितीय विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है? गणित विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है? औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत वर्गीकृत है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। एक विशिष्ट लैंगिकता के लिए स्वीकृत समझा जाने वाला सामाजिक मानकों, जो समझा जाने वाला सामाजिक मानक है उसका एक समुच्चय होता है। ठीक है, उसका एक समुच्चय है। एक विशिष्ट लैंगिकता के लिए जो स्वीकृत किया जाता है, स्वीकृत समझा जाने वाला सामाजिक मानकों का एक समुच्चय, ये हमारा यहाँ पर सही होगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित वाक्यों को जब हम पूर्ण करते हैं तो सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखेंगे इसमें क्या वाक्य क्या है हमारा, शैक्षणिक जानकारी का डैश के साथ महत्वपूर्ण संबंध होता है, तो वो शैक्षिक मनोविज्ञान के साथ होता है। शैक्षणिक जानकारी का महत्वपूर्ण संबंध किसके साथ? शैक्षिक विज्ञान के साथ होता है। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करना है, सही विकल्प का चयन करना है। शिक्षण एक विज्ञान है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक विज्ञान है को डैश के द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्रकाशित उसको प्रमाणित किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा क्या करते हैं? इसको प्रमाणित करते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। पढ़े हुए पाठ्य भाग को समाविष्ट करने का अर्थ है, पढ़े हुए पाठ्य भाग को समाविष्ट करने का अर्थ है कि डैश भी होता है। क्या होता है? पाठ्य भाग का कूटानुवाद करना भी होता है। जब हम पढ़े हुए पाठ्य भाग को समाविष्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? पाठ्य भाग का कूटा अनुवाद होता है। सही आंसर होगा पाठ्य भाग का कूटा अनुवाद करना। निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। प्रसिद्ध व्यक्तियों को डैश के द्वारा वर्णित किया जा सकता है, वार्तालाप गतिविधियों के द्वारा। ठीक है, सही आंसर होगा वार्तालाप गतिविधियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। उच्च शिक्षा स्तर पर कला शिक्षा के एकीकरण के द्वारा प्रतिफल, आत्म अवलोकन और क्रिया को डैश के द्वारा समन्वित किया जा सकता है, सिर, हृदय और हाथ के द्वारा। सिर, हृदय और हाथ के द्वारा। नेक्स्ट बनता है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही वाक्य का चुनना है हमें। इसमें से निम्नलिखित में से क्या टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण है? जो टेक्स्ट एडिटर होता है उसका उदाहरण बताना है, तो वर्डपैड हमारा यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर का उदाहरण होगा। आंतरिक पोषक की ओर उच्च स्तरीय अनुप्रयोग संयोजन निम्नलिखित में से कौन बनाएगा? तो
स्थानापन्न सर्वर, स्थानापन्न सर्वर क्या बनाएगा यहाँ पर, हमारा आंतरिक पोषक की ओर बनाएगा उच्च स्तरीय अनुप्रयोग संयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प को चुनिए। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव डैश का परिणाम है। ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है वो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की अधिकता का प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या गैर वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर हमारा आरेखीय प्रस्तुतिकरण होगा। सही आंसर आरेखीय प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 297। निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। एक आकलन रूबिक में मानदंड साझा करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण है और क्यों यह परीक्षार्थियों को गतिविधियों के इच्छित परिणामों के बारे में सूचित करता है। सही आंसर हमारा होगा परीक्षार्थियों को गतिविधियों के इच्छित परिणामों के बारे में सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। वाक्य के इसको सही विकल्प इसमें हमारा होगा उदारता व्यक्ति को डैश होने देती है, उदारता व्यक्ति को चिंतनशील होने देती है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन हमारा 299 क्वेश्चन नंबर है ये हमारा, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करना है। विशेष प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के लिए बने विशेष प्रावधान उन्हें संयोगवश डैश होने की अनुभूति कराते हैं, तो भिन्न होने की अनुभूति कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पूर्ण करने के लिए सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करेंगे तो हमारा होगा यहाँ समावेशी शिक्षा का सिद्धांत और अभ्यास इस बात का समर्थन करते हैं कि समावेशी शिक्षा का सिद्धांत और अभ्यास इस बात का समर्थन करते हैं कि कौन सी बात है भाई, कि सभी छात्रों को भाग लेने का समान अवसर अपेक्षित किया जाए। सभी छात्रों को भाग लेने का समान अवसर अपेक्षित किया जाए। और यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं 300 कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा था 300 और हमने कितने क्वेश्चन किए 200। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ऑप्शंस को देखते हुए हमने 250 प्लस क्वेश्चंस किए होंगे जो कि यहाँ पर सॉल्व किए हैं। कैसा लगा आपको क्लास ये ज़रूर बताइएगा। मैं मानती हूँ 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, लेकिन 200 क्वेश्चन करना 1 घंटे में पॉसिबल नहीं होता, फिर कुछ आपको समझाना भी पड़ता है। तो पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी हमारे PGT के 2 पेपर हो रहे हैं और उसके बाद हम बचे हुए ईयर्स के PGT TGT कंप्लीट करेंगे। कल का जो क्लास होगा हमारा 24 जुलाई का होगा। PGT का पेपर लेंगे उसमें हम 24 जुलाई 2018 का। चलिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।